क्या होगा? तो स्टार्ट कर रहे हैं भैया अपन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पेपर अपना ऐसा है कि भैया कुछ अंदर पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फिर भी अपन मिनिमम नॉलेज यहाँ से ले लें ताकि उसी को आप लोग लिख के आ जाना, क्योंकि अभी तक तो पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट तो हो नहीं रहा, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बस 5 साल के अंदर परफॉर्मेंस अप्राइजल वाला एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे। तो अपन ये मिनिमम नॉलेज के हिसाब से पढ़ लेंगे, मिनिमम नॉलेज के हिसाब से पढ़ लेंगे ताकि अपने को थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो रिलेटेड लिख के आ जाएंगे। पॉइंट्स भी थोड़े हार्ड है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके याद होंगे। सबसे पहला तो हमारे पास है डिस्कस द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। ये भी रिपीट नहीं होता, कभी मीनिंग पूछ रहा है, कभी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, कभी नीड पूछ रहा है, कभी नेसेसिटी पूछ रहा है, कभी स्कोप पूछ रहा है। तो इसका भी एचआरएम का क्वेश्चन भी फिक्स नहीं है, लेकिन अपन एक चीज पढ़ लेते हैं फिर उसी से रिलेटेड जो भी पूछेगा वही लिख के आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो अपन बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से अपने को होता है जो एक ह्यूमन होता है वो एक तरह का क्या होता है, रिसोर्स होता है, तो इसी को मैनेज करना अपने पास सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना और मैनेजिंग करना एम्प्लॉइज को। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं इनको ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और मैनेजिंग करना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना इट्स मिशन, विजन एंड गोल्स, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, विजन को और गोल्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉइज का क्या करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेट करना और मैनेज करना, ये हमारा क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन और गोल्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना और मैनेज करना, ये हमारा क्या हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आगे हमारे पास लिख रहा है इसके अंदर क्या क्या आता है, एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट, हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, कंपनसेटिंग, अगर कोई एम्प्लॉइज काम करते करते उसको कोई हानि हो गई या फिर मर गया कर गया या अपनी संस्था छोड़ के जा रहा है तो उसको अपन क्या देते हैं, कंपनसेशन। रिटेनिंग, कौन सा बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा और किसको निकाल देना चाहिए। एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना किसके अंदर आता है, एचआरएम के अंदर। एचआरएम के फंक्शंस और इंपॉर्टेंस याद करेंगे अपन कि एचआरएम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और एचआरएम की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो फंक्शन को अपन याद करेंगे शॉर्ट फॉर्म में एचओडी, एमआरपी, एचओडी और एमआरपी के नाम से याद करेंगे। एच पर हमारे पास हो जाएगा हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, ओ पर हमारे पास हो जाएगा ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, डी पर हमारे पास हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड पॉलिसी। तो एच पर हमारे पास क्या है, हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, ओ पर क्या है, ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग और डी पर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज। तो एच पर तो अपन को याद हो गया हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, ओ पर हो जाएगा ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग और डी पर हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज। तो एच पर हमारे पास हो गया हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, ओ पर हो गया ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, डी पर हो गया डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड रूल्स एंड पॉलिसीज। एक बार पढ़ लो, चलो 4-5 बार, फिर एमआरपी मतलब याद करें। तो अभी अपन ने फंक्शन याद करे एचआरएम के। एच पर हमने याद करा था हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, ओ पर याद करा था ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग और डी पर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड पॉलिसी। एमआरपी अपन याद कर लेंगे, एम फॉर तो मैनेजिंग कंपनसेशन, आर फॉर रिकॉर्डिंग एज वेल एज रिपोर्टिंग, पी फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो एमआर हमारे पास सीधा सीधा है मैनेजिंग कंपनसेशन, पी तो हमारे पास सीधा सीधा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज और आर फॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग एज वेल एज रिपोर्टिंग। तो एम फॉर क्या हो गया, मैनेजिंग कंपनसेशन, आर फॉर क्या हो गया, रिकॉर्डिंग एज वेल एज रिपोर्टिंग और टी फोर हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो एम फोर हमारे पास हो गया मैनेजिंग कंपनसेशन, आर फोर हो गया रिकॉर्डिंग एज वेल एज रिपोर्टिंग और पी फोर हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। बोलो मन में 3-3 4-4 बार, फिर सारे एक बार रिपीट करेंगे। तो अपन ने याद कर लिए एचआरएम के फंक्शंस,
HOD और MRP के नाम से H पर हमारे पास था हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, O पर हमारे पास था ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, D पर था हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज, M पर हमारे पास था मैनेजिंग कंपनसेशन, R पर हमारे पास था रिकॉर्डिंग एज वेल एज रिपोर्टिंग, P पर हमारे पास था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अभी अपन याद करेंगे इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ HRM, तो इसको अपन याद कर लेंगे। ये तो ई के नाम से चल जाएगा और बाकी ये OTP से याद कर लेना। तो ई को हमारे पास हो जाएगा एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन और एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय इंगेजमेंट यानी एम्प्लॉय काम करता रहेगा, मतलब मीनिंग वो नहीं है, याद करा रहा हूँ। एम्प्लॉय इंगेज होएगा तो हमारी संस्था में एम्प्लॉय क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, और हमारी संस्था में एम्प्लॉय रिटेन रहेगा तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन और एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगर हमारे यहाँ पर काम करेगा तो यहाँ पर ही रुका रहेगा और यहाँ पर रुका रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन और एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब OTP अपन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, T को टैलेंट एक्विजिशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये वाला तो इधर भी था ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब HRM के अंदर एक चीज तो कॉमन हो जाएगी हमारे पास, क्या, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एक चीज अपन ये भी कॉमन देख सकते हैं कि HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका काम ही क्या रहेगा, टैलेंट को क्या करना, खरीदना। और बाकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्रेटजी बनेगी, प्लानिंग करेंगे, वो तो अपन करेंगे सही। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग पूरा याद नहीं है तो इसको काट देना। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग बात तो एक ही है, स्ट्रेटजी बोलो या प्लानिंग बोलो बात तो एक ही है। याद हो जाए तो पूरा लिख देना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। T फोर क्या था, टैलेंट एक्विजिशन, और P फोर क्या था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये तो हमारे पास याद हो गए थे, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ऑफर हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, और T फोर हो गया टैलेंट एक्विजिशन, और P फोर हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पढ़ लो इनको 3-4 बार, फिर दो बार एम्प्लॉय इंगेजमेंट। तो अपन ने फंक्शंस याद करे थे HRM के, HOD और MRP के नाम से। H फोर हमारे पास था हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, O फोर था ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, D फोर था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज, M फोर हमारे पास था मैनेजिंग कंपनसेशन, R फोर हमारे पास था रिकॉर्डिंग एज वेल एज रिपोर्टिंग, और P फोर हमारे पास था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। इधर अपन ने याद किया था ट्रिपल ई, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। O फोर था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, T फोर था टैलेंट एक्विजिशन, और P फोर था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये अपने को याद हो गए यहाँ पर HRM के फंक्शन, और अपन को इंपॉर्टेंस याद हो गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2022 में आया था, क्वेश्चन नंबर 14, और बार बार हर साल रिपीट हो रहा है। 4 साल तो मैंने देख लिया, परफॉर्मेंस अप्राइजल लास्ट ईयर भी आया था। इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछेगा वो, अब वो क्या पूछेगा वो नहीं पता, बाकी अपन एक चीज याद कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस। अब वहाँ पे क्या पूछेगा अपने को नहीं पता, लेकिन अभी तक तो आ रहा है। अब इस साल आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस, तो अपन एक तो देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस देख रहे हैं। प्रोसेस तो कहीं लिखी हुई है नहीं, आरपीडी में लिखी हुई है। परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब होता है जो आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है, आप उसकी परफॉर्मेंस जज कर रहे हो कि यार वाकई में वो क्या अच्छा काम कर रहा है, तो वही मतलब होता है। इसका लिख रहा है हमारे पास, परफॉर्मेंस अप्राइजल इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब होता है कैलकुलेशन करना। तो अपन कैलकुलेट करेंगे या मूल्यांकन करेंगे क्या वाकई में जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे एम्प्लॉइज की। एंड टू अंडरस्टैंड द एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी छुपी एबिलिटीज है जिससे उसका डेवलपमेंट हो सकता है, तो अपन उसको मोटिवेट करेंगे कि यार तू ये वाला काम भी कर सकता है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तू ये वाला काम भी करके दे दे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर केवल अकाउंट्स पढ़ाता था, लेकिन नितेश सर ने देखा कि नहीं यार ये बंदा इनकम टैक्स भी पढ़ा सकता है, तो मुझे बताया कि यार तो इनकम टैक्स के बारे में थोड़ी बहुत तुझे नॉलेज है, तू ये भी पढ़ा सकता है। तो किसी बंदे की क्या देखना, स्किल देखना कि वो ये वाला काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वही परफॉर्मेंस अप्राइजल हो जाएगा। फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल आर यूज्ड बाय कंपनीज टू नो मोर अबाउट देयर वर्कफोर्स। परफॉर्मेंस अप्राइजल इसलिए यूज किया जाता है कंपनीज के द्वारा, ताकि अपन सामने वाले बंदे की क्या देख सके, ताकत, किस बंदे के अंदर कितनी ताकत है। बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल,
तो इसको अपन याद कर लेंगे ABCD के फॉर्म में पूरी ढंग से चल रही है ABCDEFG, यहाँ तक याद कर लेंगे अपन इसको ABCD के फॉर्म में। तो A4 तो हमारे पास क्या हो जाएगा एडेप्टेबिलिटी, B4 हमारे पास क्या हो जाएगा बिहेवियर अप्राइजल, C4 क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन, D4 क्या हो जाएगा डिस्कवरिंग एडवर्सिटीज, E4 क्या हो जाएगा एम्प्लॉय डेवलपमेंट, F4 क्या हो जाएगा फीडबैक एंड डेवलपमेंट, G4 क्या हो जाएगा गोल सेटिंग। कहां से निकाले मैंने ये सब गूगल से, गूगल पे बस इतना सा डालना है इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, लाइन से लगभग 15 पॉइंट आ जाएंगे। अब 15 में से मैंने ABCD की फॉर्म में जमा दिए तो ABCD के फॉर्म में हो गए। तो A4 तो हमारे पास क्या है एडाप्टेबिलिटी, B4 हमारे पास क्या है बिहेवियर अप्राइजल, C4 क्या है कम्युनिकेशन। तो A4 क्या है हमारे पास एडाप्टेबिलिटी, B4 क्या है बिहेवियर अप्राइजल और C4 क्या है कम्युनिकेशन। A4 क्या है एडाप्टेबिलिटी, B4 क्या है बिहेवियर अप्राइजल, C4 क्या है कम्युनिकेशन। A4 क्या है एडाप्टेबिलिटी, बिहेवियर अप्राइजल, कम्युनिकेशन। D4 हमारे पास क्या है डिस्कवरिंग एडवर्सिटीज, E4 क्या है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो D4 हमारे पास क्या है डिस्कवरिंग एडवर्सिटीज और E4 क्या है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ABC तो याद हो गए थे, D4 हमारे पास क्या था डिस्कवरिंग एडवर्सिटीज और E4 क्या है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो A4 तो अपने को याद हो गया था एडाप्टेबिलिटी, B4 अपने को याद हो गया था बिहेवियरल अप्राइजल और C4 याद हो गया था कम्युनिकेशन। D4 हमारे पास है डिस्कवरिंग एडवर्सिटीज और E4 हमारे पास है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो A4 अपने को याद हो गया एडाप्टेबिलिटी, B4 बिहेवियर अप्राइजल, C4 कम्युनिकेशन, D4 डिस्कवरिंग एडवर्सिटीज, E4 एम्प्लॉय डेवलपमेंट, A4 फीडबैक एंड डेवलपमेंट और G4 गोल सेटिंग। तो A4 हो गया एडाप्टेबिलिटी, बिहेवियर अप्राइजल, कम्युनिकेशन, डिस्कवरिंग एडवर्सिटीज, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, फीडबैक एंड डेवलपमेंट और गोल सेटिंग। बोलो मन में 3 4 बार, फिर अगला देखेंगे। तो अपन ने याद करा था A4 एडाप्टेबिलिटी, B4 बिहेवियरल अप्राइजल, C4 कम्युनिकेशन, D4 डिस्कवरिंग एडवर्सिटीज, E4 एम्प्लॉय डेवलपमेंट, F4 फीडबैक एंड डेवलपमेंट, G4 गोल सेटिंग। इधर अपन ने याद करा था T4 क्या था टैलेंट एक्विजिशन और P4 क्या था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और O4 क्या था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग और बाकी ट्रिपल था हमारे पास एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अभी हमारे पास है 2022 में ऐसा क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कॉमन चीज है थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस बोल रहा है। थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन बोल सकते हैं, 2 बार दिखा मेरे को, ज्यादा बार तो नहीं दिखा, 2 साल तक मैंने आया है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस पूछ रहा है, तो प्रोसेस तो अपनी एकदम सही रहेगी, इसको तो उल्टा सीधा कर नहीं सकते तुम लोग। तो इसको अपन को याद करना है, थोड़ा सा इसके अंदर पॉइंट भी ऐसे ही है, तो क्या करें CDSTAM के नाम से। हो सकता है ये तो किसी को याद आ जाए और पीछे वाला कोई भूल जाए, तो थोड़ा सा ज्यादा जोर देके याद करना ताकि भूलेंगे। पॉइंट उल्टे सीधे ही क्या करें। पहला हमारे पास C4 हो जाएगा करंट असेसमेंट, D4 हमारे पास हो जाएगा डिमांड फोरकास्टिंग, S4 हो जाएगा सप्लाई फोरकास्टिंग, D4 हो जाएगा डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, A4 हो जाएगा एक्शन प्लानिंग, M4 हो जाएगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो एक बार पढ़ने से ये पता लगा कि इस वाले पॉइंट को थोड़ा ज्यादा बार बोलना है, बाकी तो एक बारी में क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे। तो C4 हमारे पास क्या करंट असेसमेंट, D4 हमारे पास क्या डिमांड फोरकास्टिंग, करंट असेसमेंट डिमांड फोरकास्टिंग, करंट असेसमेंट डिमांड फोरकास्टिंग, करंट असेसमेंट डिमांड फोरकास्टिंग, करंट असेसमेंट डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये तो याद हो गया अपने को, और फिर ये वाला भी याद हो गया, नीचे वाला सप्लाई फोरकास्टिंग। तो 3 चीजें याद हो गई, करंट असेसमेंट डिमांड फोरकास्टिंग सप्लाई फोरकास्टिंग, करंट असेसमेंट डिमांड फोरकास्टिंग सप्लाई फोरकास्टिंग। उसके बाद D4 ये तो अभी देख लेंगे डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, यानी अपन को डिटरमाइन करना है, ये तो अपने सब्जेक्ट का नाम और पीछे क्या लगाना है रिक्वायरमेंट। तो डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। A4 हो जाएगा एक्शन प्लानिंग और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो ऊपर के तो याद हो गया अपने पास C4 करंट असेसमेंट डिमांड फोरकास्टिंग सप्लाई फोरकास्टिंग, करंट असेसमेंट डिमांड फोरकास्टिंग सप्लाई फोरकास्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, और फिर नीचे था एक्शन प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। याद हो गए ये भी, बोलो 3 3 4 4 बार।
ने याद करा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस पूछ रहा था, तो अपन ने याद करा था इसको CDSD एम से। C4 था हमारे पास करंट असेसमेंट, S4 था सप्लाई फोरकास्टिंग, D4 था डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, एक्शन प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, यही था ना। तो C4 था करंट असेसमेंट, D4 था डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, एक्शन प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। अगला क्वेश्चन याद करेंगे। मोटिवेशन। डिमोटिवेट हो रहा था, मैंने कहा कैसे याद करेंगे, लेकिन हो गया याद। इसका तरीका थोड़ा बहुत अजीब है। ट्रेनिंग अपने मन से नहीं लिख सकते। अरे यार मन से तो आज तक ही लिखते हुए आ रहा है, कौन बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 2017 में आया था, डिफाइन ट्रेनिंग, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर होता है, मतलब पहले से सोचा हुआ प्रोसीजर होता है, बाय विच पीपल लर्न नॉलेज, जिसके थ्रू जो बंदा है वो क्या है, नॉलेज को गेन करेगा। और किसको गेन करेगा? स्किल को, एक डेफिनेट पर्पस के लिए। तो इसको काम क्या करना है? नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोइंग। तो इसको अपन याद करेंगे, तो थोड़ा सा उल्टा सीधा है। जैसे मान लो किसी बंदे का क्या हो गया एक्सीडेंट, तो उसको अपन क्या करना पड़ेगा? उसको अपन को एनकरेज करना पड़ेगा, बूस्टेड हो रहा है नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा? मोटिवेशन देना पड़ेगा। तो उसकी कहाँ पे जॉब लगेगी? कंपनी में। कंपनी में क्या लग जाएगी? जॉब। कंपनी में जॉब लगेगी तो फिर उसका काम क्या रहेगा? कस्टमर को हेल्प भी करना। कस्टमर को हेल्प भी करना काम रहेगा। तो इससे उसका क्या होगा? इंप्रूवमेंट। अगर उसका इंप्रूवमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी इंप्रूवमेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रूवमेंट कब होगा? जब नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, और नई टेक्नोलॉजी आएगी तो बंदे के अंदर क्या आएगी? स्किल। उससे उसकी स्किल क्या आएगी? इंप्रूव होगी। तो इस तरह थोड़ा बनाया मैंने, क्योंकि पॉइंट वहीं से नहीं हो रहे थे किसी। और अगर भी इसको भी अपन ABCD के फॉर्म में बना दे तो वही बार बार कंफ्यूज वाला काम हो जाता। अभी याद करता ना अपन ने इसमें ABCD EFG, A4 क्या पढ़ा था वहाँ पे? एडाप्टेबिलिटी। B4 क्या पढ़ा था? बिहेवियर अप्राइजल। C4 कम्युनिकेशन। D4 डिस्कवरिंग एडवर्सिटी। E4 एम्प्लॉय डेवलपमेंट। F4 फीडबैक इन डेवलपमेंट। और B4 गोल सेटिंग। तो वो क्या फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है बार बार ABCD वाला। तो इसलिए फिर क्या मैंने यहाँ पर इस तरह बना दिया। तो ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? ट्रेनिंग में अपने बात करना है, किसी बंदे का क्या होगा एक्सीडेंट, तो बूस्टेड हो रहा है, इसको क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे। तो कंपनी में क्या लग जाएगी? जॉब लगने से काम क्या रहेगा? कस्टमर को हैप्पी करना। इससे उसका क्या होगा? इंप्रूवमेंट। इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होगा? इंप्रूवमेंट। इससे फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या लाएगा? टेक्नोलॉजी। इससे बढ़ेगी, इंप्रूव होगी क्या? स्किल। तो इसको तो तुम लोग याद कर लोगे फिर की तरह कर लोगे ना। क्या करें, तुम्हें पॉइंट याद कराने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये वाला थोड़ा सा हार्ड है। हमारे पास लिख रहा है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कस इन ब्रीफ। रिक्रूटमेंट के प्रकार बताने हैं। तो रिक्रूटमेंट होता क्या है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब। जो रिक्रूटमेंट में होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्पेसिफिक पोजीशन रहेगी या जॉब के लिए अपन बंदों को क्या करते हैं? हायरिंग या उनको ढूंढते हैं। सीकिंग आउट यानी कि ढूंढना ही होता होगा, ढूंढते अपन। एक्टिवली प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये प्रोसेस होती है किसी भी एम्प्लॉय को ढूंढने की एक पोजीशन के लिए। द रिक्रूटमेंट डेफिनेशन इंक्लूड्स द एंटायर हायरिंग प्रोसेस। हायर करने के दो सोर्स है हमारे पास, एक तो इंटरनल सोर्स है और एक एक्सटर्नल सोर्स है। तो इंटरनल सोर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? अब इसको अपन किस तरीके से याद करेंगे? वैसे तो अंदर की बात तुम्हें पढ़ते पढ़ते समझ में आ ही जाएगी। अच्छा, ये जब तुम लोग पॉइंट याद करोगे ना, तो मतलब इस वाले सब्जेक्ट में ये है कि एक तो हर साल क्वेश्चन क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो अब ज्यादा के पीछे मत भागो, यार मेरा भी पढ़ लिया, फिर जो गेस पेपर आ वो भी पढ़ लिया। एक लिमिटेड चीज पढ़ोगे यार, हाँ यार 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन 10 क्वेश्चन के अंदर की डिटेल भी पढ़ो, तभी जाके चीजें समझ में आएगी। अब तुम लोग केवल पॉइंट पॉइंट याद कर लोगे, तुम लोग क्या लिखोगे इसके अंदर यार? जैसे ट्रेनिंग है जॉब, तो जॉब के अंदर क्या लिखना है तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा, ये वाले पॉइंट को ये गूगल से ही उठाया है ना। गूगल पे केवल अपने को इतना लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग।
और ऊपर लाइन से वही 10-15 पॉइंट आ जाएंगे, उन्हीं को मैनेज करके बनाया था मैंने। या देख एक बार देखना आरपीडी में क्या आ रही है पॉइंट, मेरे को खुद को याद नहीं रहा। 2017 का क्वेश्चन नंबर 6 वाला पॉइंट आरपीडी में है, वैसे लग तो मिला आरपीडी के, क्योंकि ऐसे पॉइंट आरपीडी वाला दे रहा है अलग ही रहता है। अलग देता है। पीछे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर एफएम के पहले का नहीं है ना, नहीं भाई नहीं है ना, देख लिया। तो अपन को गूगल पे सर्च करना है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग ही था ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, और वहां पर लाइन से 10-15 पॉइंट आ जाएंगे, तो उनके अंदर की डिटेल भी पढ़ लेना। लो इधर देखो मैं क्या कह रहा था तुम लोगों को, हर साल इसका क्वेश्चन चेंज आ रहा है, तो अपने को ये नहीं है कि ज्यादा के पीछे भागना है, एक लिमिटेड चीज पढ़ो, 10 या 12 क्वेश्चन पढ़ ले, लेकिन उनके अंदर की डिटेल भी अपने को आनी चाहिए। तो डिटेल भी आप लोग पढ़ लेना, ज्यादा के पीछे भागोगे तो सब कुछ छूट जाएगा। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे रिक्रूटमेंट के, रिक्रूटमेंट का अपन इंटरनल सोर्स देख रहे थे, इंटरनल सोर्स देख रहे थे। तो इंटरनल सोर्स को अपन कैसे याद करेंगे, जैसे याद करने का तरीका क्या रहेगा, जो पास्ट एम्प्लॉइज अपने पुराने कर्मचारी हैं और जो इनके घर वाले जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको अपन अप्रेंटिस यानी क्या होता है ट्रेनिंग देना, उनको अपन ट्रेनिंग देंगे तो उनका क्या हो जाएगा ट्रांसफर, और ट्रांसफर होने के बाद उनका क्या हो जाएगा प्रमोशन। तो इसी तरह याद करना पड़ेगा, उल्टा सीधा थोड़ा सा। एक्सटर्नल सोर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक होता है प्रोफेशनल बॉडीज, और एक होता है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। ये अपना क्या करती है एडवर्टीजमेंट, तो इससे एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है एक्सचेंज होता है। पॉइंट सी ऐसे थे तो कुछ बनाने में आया नहीं, तो आप लोग याद कर लेना इसको। तो बस मैंने तरीका बता दिया कि मैंने जो फॉर्म बनाई है वो क्या बनाया, बाकी आप लोगों को किसी और कैसे याद होता है तो उस तरीके से याद कर लेना। इसमें तो क्या रहेगा, पास्ट एम्प्लॉइज और जो डिपेंडेंट्स रहते हैं उनको क्या देंगे अप्रेंटिस, इससे क्या होगा उनका ट्रांसफर, जिससे क्या हो जाएगा उनका प्रमोशन। यहाँ पर ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद करने अपने को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल बॉडीज और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। ये क्या करती है एडवर्टीजमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट क्या करती है एक्सचेंज करती है। इस तरह याद कर लेना। अगला हमारे पास है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है, तो इसको अपन याद कर लेंगे। ऐसे याद कर लेना है। तो प्रोसेस हमारे पास क्या है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ रिक्रूटमेंट। हर पॉइंट के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास रिक्रूटमेंट आ रहा है। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है और रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसके क्या ढूंढेंगे, सोर्स क्या देखेंगे, मेथड्स, और क्या देखेंगे इवैल्यूएशन। पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, सोर्स, मेथड, इवैल्यूएशन। ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद क्या हमारे पास सोर्स, मेथड और इवैल्यूएशन। पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, सोर्स, मेथड्स और इवैल्यूएशन। और इनमें क्या लगा देंगे अपन रिक्रूटमेंट, क्या लगा देंगे रिक्रूटमेंट। पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, मेथड, सोर्स, मेथड्स और इवैल्यूएशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन की प्रोसेस पूछ रहा है अपने से। तो पहले तो अपन ने बताया सिलेक्शन होता क्या है, लिख रहा है हमारे पास एक्चुअली सिलेक्शन इज द प्रोसेस of choosing people by obtaining and assessing information about the applicants with a view to matching these with the job requirement। सिलेक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपन पीपल्स को क्या करते हैं चूज करते हैं एंड ऑब्टेनिंग एंड असेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट्स। जो भी एप्लीकेशन लेकर आएगा उसका अपन देखेंगे क्या काम है, क्या एप्लीकेशन है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, और मैच करेंगे किसके साथ, हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ। अगर दोनों चीजें मैच हो जाएगी तो उसका क्या कर लेंगे सिलेक्शन कर लेंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा हमारे पास, प्रोसीजर नॉर्मली है इसका, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है एप्लीकेशन, फिर उस एप्लीकेशन को अपने को क्या करना पड़ता है छांटना पड़ता है। छांटने के बाद अपन क्या करते हैं उसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद अपन उससे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के बाद उससे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होने और क्या आएगा इंटरव्यू, और उसके बाद क्या हो जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले अपने पास क्या आएगी एप्लीकेशन,
फिर अपन उसमें से क्या करेंगे, छटनी। जैसे 100 फॉर्म आए तो 100 में से अपन ने 10 कैंडिडेट चूज कर लिए। 10 के बाद अपने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, एक तो फटाफट इंटरव्यू हो जाएगा उसका उसी दिन। उसके बाद जो भी फॉर्म रहेगा पर उसको दे देंगे भरने के लिए, एप्लीकेशन ब्लैंक यानी उसको फॉर्म दे देंगे खाली भरने के लिए। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा और फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। इजी है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद क्या प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, फिर क्या हमारे पास एप्लीकेशन ब्लैंक। तो ये याद कर लेते हैं अपन सबसे पहले, रिसीट ऑफ एप्लीकेंट्स, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेंट्स, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू और उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन ब्लैंक। तो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, रिसीट ऑफ एप्लीकेंट्स, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेंट, उसके बाद क्या होगा, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू और फिर क्या होगा हमारे पास, एप्लीकेशन ब्लैंक। तो पहला पॉइंट क्या था, रिसीट ऑफ एप्लीकेंट्स, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेंट, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक। उसके बाद क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू और फिजिकल एग्जामिनेशन। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 या 6? 6 क्वेश्चन याद हो गए। एक बार थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट लेके फिर अगला देखते हैं। अरे क्वेश्चन बेटा बोला चल लिख रहा हूँ मैं। देखो भाई ये भी थोड़ा सा हार्ड पॉइंट है। अरे थोड़ा हार्ड पॉइंट है, देखना भाई। लिखा है हमारे पास, डिफाइन मोटिवेशन, व्हाट आर द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, तो लिख रहा है हमारे पास, HRM uses motivation to inspire employees to perform at their best। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मोटिवेशन उसकी नजर में क्या होता है, वो इंस्पायर करता है इसको, एम्प्लॉइज को, ताकि एम्प्लॉइज अपना क्या दे सके, बेस्ट दे सके। This can be achieved through various strategies such as offering competitive salary। अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो उसके लिए आपको जो भी मार्केट में सैलरी दी जा रही है वही देनी पड़ेगी। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट, उसको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ताकि उसका आगे करियर क्या बने, करियर बने। रिकॉग्नाइजिंग मतलब होता है एक पहचान देना, जैसे एल वालों का एक शर्ट वगैरह जो भी है तो पहचान देना। एंड रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मेंस, और साल भर में देखो या महीने भर में देखो जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको क्या देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, और जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। तो हमारे पास लग रहा है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। पहला पॉइंट हमारे पास है वो एक थ्योरी बनानी पड़ेगी माइंड में। अगर अपन अपने एम्प्लॉइज को एंथुसियाज्म मतलब क्या होता है, अगर तुम लोगों को भी पता है, मनोरंजित करना, तो मोटिवेट करना, उत्साहित करना, उत्साहित तो मतलब हाँ माउंटेन ड्यू पिला देंगे उसको। तो क्रिएटिंग एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट इन वर्क, उसको प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे किसके लिए, कि भैया तू काम कर, क्योंकि वो काम करेगा तो इससे रिसोर्सेज क्या होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। बेस्ट यूटिलाइजेशन होने से जो परफॉर्मेंस होगी उसका लेवल क्या हो जाएगा, हाई। इससे वो बंदा मैनेजमेंट का क्या हो जाएगा, क्रूशियल रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, अगर अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे मैनेजमेंट के अंदर तो अपन को क्या मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी किसकी, जो भी हमारा क्या होगा, गोल होगा। सेटिस्फाई ऑफ एम्प्लॉइज नीड्स, अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरे कर देगा तो फिर अपन एम्प्लॉइज की नीड्स को क्या कर देंगे, पूरा, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये उल्टे सीधे हो गया कोई, ये तो होगा 7वां और ये होगा 6वां। अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर लेगा तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा, और हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा जिससे अपन एम्प्लॉइज की नीड्स को क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास क्या है, क्रिएटिंग एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट इन वर्क। इससे क्या होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे क्या होगा, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, और इससे क्या होगा, क्रूशियल रोल इन मैनेजमेंट।
तो पहला पॉइंट तो हमारे पास है क्रिएटिंग एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्टिंग वर्क। दूसरा हमारे पास है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा हमारे पास है हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और चौथा हमारे पास है क्रूशियल रोल इन मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास क्या था, एंथुसियाज्म, क्रिएटिंग एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्टिंग वर्क। दूसरा क्या था, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा क्या था, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और चौथा क्या है, क्रूशियल रोल इन मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उससे क्या होगा, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और इससे क्या होगा, सेटिस्फाई ऑल एम्प्लॉय नीड्स। मतलब माइंड के अंदर एक थ्योरी बना लेंगे और बार बार बोलेंगे तो इससे याद हो जाएगा अपने को। सबसे पहला काम क्या था हमारे पास, क्रिएटिंग एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्टिंग वर्क। इससे क्या होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, क्रूशियल रोल इन मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इससे क्या होगा हमारे पास, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और इससे क्या होगा, सेटिस्फाई द एम्प्लॉय नीड्स। 3-4 बार पढ़ लो फिर अपन रिपीट करते हैं। तो अपन ने याद करा था यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। पहला पॉइंट था हमारे पास क्रिएटिंग एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्टिंग वर्क। दूसरा पॉइंट था हमारे पास बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट था हमारे पास, अरे रुक जाओ, बेस्ट यूटिलाइजेशन होने के बाद क्या आएगा, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या था हमारे पास, क्रूशियल रोल इन मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इससे क्या होगा, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। और इससे क्या होगा हमारे पास, सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज नीड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेजेस, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस। एक तो वेजेस का मीनिंग पढ़ लेना आरबीडी में से। काम करने के बदले जो भी रेम्युनरेशन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेजेस, जो कि तुम लोगों को मिलती है दिहाड़ी। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस। वेजेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए एक थ्योरी बना लेंगे माइंड के अंदर। जैसे अपन कहीं पे भी काम करने जाते हैं तो अपन पूछेंगे भाई किस तरह का काम है और मेरी जॉब क्या रहेगी, किस तरह का काम है और मेरी जॉब क्या रहेगी। फिर अपन पूछते हैं कितने घंटे की ड्यूटी है। फिर अपन पूछते भाई वेज रेट यानी पैसा कितना देगा। इससे फिर पता लग जाएगा। अपन बोलते भाई, वो बोलता है तू कितना पैसा लेगा, अपन बोलते तू कितना लेगा। तो एबिलिटी टू पे और कॉस्ट ऑफ लिविंग, अपने को जितना पैसा मिलेगा उससे अपन अपनी लाइफ स्टाइल चलाएंगे। तो ये इसकी एक थ्योरी बन गई, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नेचर ऑफ जॉब। फिर अपन बोलेंगे वर्किंग आवर्स कितने हैं। फिर अपन पूछेंगे कॉम्पिटिटिव वेज रेट क्या है। फिर अपन बोलेंगे भाई तू कितना दे सकता है, एबिलिटी टू पे। इससे अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी, इफेक्ट होगी। तो इसको तुम लोग इस तरह याद कर लेना, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ जॉब। इससे पता, फिर अपन पूछेंगे वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे। फिर अपन पूछेंगे रेट क्या है। कॉम्पिटिटिव वेज रेट, एबिलिटी टू पे और कॉस्ट ऑफ लिविंग। कर लेना भाई तुम लोग यार। ये थोड़ा वेजेस वाला लो क्वेश्चन ना, बार बार रिपीट हो रहा था तो इसका एक और क्वेश्चन लिख दिया मैंने। Explain the concept of wages and salary administration. Describe different method of compensation in detail. ये क्या आ गया, compensation कहाँ से आ गया? देखेंगे दो क्वेश्चन एक जैसे एक है 2021 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13, अलग अलग क्वेश्चन। फिर इसके आंसर में ये भी है क्या, describe different method of compensation in detail। वो नहीं लिखा मैंने शायद, क्योंकि कंपनसेशन के बारे में अपन ने पहले पढ़ा था ना। क्या बात करते हैं, इधर लिखा तो है। अच्छा अच्छा, ये तुम लोगों को ही पढ़ना है मतलब। तो अपन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर तीन बातें आती है, मिनिमम वेजेस, पेड वेजेस और लिविंग वेजेस। कॉन्सेप्ट में तो ये तीन पॉइंट है। बाकी हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंस अपन याद कर लेंगे इसकी,
एक बार इसका थोड़ा सा सिंपल वर्ड देख लेते हैं यार। कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटेस्ट पोस्ट। इसको कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटेस्ट पोस्ट लिखे या फॉर्मेशन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट लिखे? कुछ भी लिख दो। क्या लिखे? फॉर्मेशन लिखते हैं। लेकिन इसको यार उसी से याद करना पड़ेगा, सी डी ई एफ और एम एस पी के नाम से। सी फोर हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रेटेस्ट पोस्ट। डी फोर क्या हो जाएगा? डिटरमाइंस स्टेटस इन सोसाइटी। ई फोर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक सर्वाइवल। एफ फोर हो जाएगा फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी गोल्स। तो ये सी फोर था कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटेस्ट पोस्ट। डी फोर है डिटरमाइंस स्टेटस इन सोसाइटी। ई हमारे पास इकोनॉमिक सर्वाइवल। एफ है हमारे पास फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी गोल्स। जा रहे हो सुनो। तो सी फोर हमारे पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटेस्ट पोस्ट। डी फोर हमारे पास क्या था? डिटरमाइंस स्टेटस इन सोसाइटी। ई फोर हमारे पास क्या? इकोनॉमिक सर्वाइवल। एफ फोर क्या हमारे पास? फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी गोल्स। अरे बोलो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटेस्ट पोस्ट, डिटरमाइंस स्टेटस इन सोसाइटी, इकोनॉमिक सर्वाइवल, फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी गोल्स। तो कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटेस्ट पोस्ट, डी फोर डिटरमाइंस स्टेटस इन सोसाइटी, इकोनॉमिक सर्वाइवल, फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी गोल्स। बोलो मन में चार चार बार। तो सी फोर हमारे पास था कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटेस्ट पोस्ट। डी फोर था डिटरमाइंस स्टेटस इन सोसाइटी। ई फोर था इकोनॉमिक सर्वाइवल और फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी गोल्स। एम फोर हो जाएगा मेजर फंक्शन सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर और पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन। कर लोगे तुम लोग याद? बाकी फिर ये 5 क्वेश्चन खुद ही कर लेना वही प्रिपेयर। जैसे ये फ्रिंज बेनिफिट्स, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग खुद ही को लगाना पड़ेगा। मैस्लोस थ्योरी है, कंपनसेशन और उसके प्रकार है। एक इसके अंदर बस आप लोगों को ना ये चार्ट पढ़ना है केवल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक चार्ट बना हुआ है, बस वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है इसके। और एक ये ग्रेवियंस मतलब होता है कंप्लेन करना, यानी जो एम्प्लॉइज की कंप्लेन होती है ना उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ग्रेवियंस करके कोई सा भी चीज आ जाए तुम लोग तो वही लिख के आ जाना। तो तुम्हें कितने क्वेश्चन पढ़ने मुझसे? 1 2 3 4 और 5। 14 क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, 5 आप लोगों को करने। बाकी मेरी तरफ से ये कि मिनिमम क्या है, उसको क्या बोलेंगे यार, मिनिमम चीज पढ़ रही है अपने को, मतलब है ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, अनलिमिटेड। थोड़ा बहुत पढ़ो, अंदर डिटेल पढ़ लेना, उससे से काम बन जाएगा, है ना।